अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। फर्स्टली जो है हमने यहाँ पर जो है वो एक सिस्टम कंसीडर कर लिया है जिसमें हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस हैं और 3 ही हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो हमने इसको सबसे पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से जो है वो एक आर्गुमेंटन मैट्रिक्स जो है वो बना लिया है जिसमें हमारे पास जो है स्टार्ट वाली ये वाली जो सारी एंट्रीज़ हैं ये कोफिशिएंट हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि फ़र्स्ट इक्वेशन में जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है वो क्या है 3 है, y का कोफिशिएंट -2 है हमारे पास और z का कोफिशिएंट 8 है। और जो इक्वल के दूसरे साइड पे है वो ये एक बार के बाद जो है वो हमने ये रिप्रेजेंट किया है, इसको 9 आ गया। इसी तरह जो सेकंड रो है वो सेकंड इक्वेशन के जो है हमारे पास कोफिशिएंट्स उनको रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि -2 जो है वो कोफिशिएंट है किसका, x वाले का सेकंड इक्वेशन में, और ये हमने लिख लिया। इसी तरह 2 फिर हमारे पास आ गया और यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट 1 है इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो ये फाइनली हमने पूरे का पूरा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। अब इसके बाद ये जो सेकंड मैट्रिक्स ये बना हुआ है ये एक्चुअली सॉल्यूशन का है। अब ये सॉल्यूशन बनाना कैसे है उसको हम देख लेते हैं कि हमने कैसे जो है वो ये सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले तो गॉस जॉर्डन जो मेथड है इस मेथड को समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या जो है इस मेथड में टेक्निक्स जो हैं वो हमें यूज़ करनी पड़ेंगी या कौन से हमें ऑपरेशंस करने पड़ेंगे वो हम देख लेते हैं। द गॉस जॉर्डन इल्यूमिनेशन मेथड इज़ अ टेक्निक फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास एक टेक्निक है जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ एनी साइज, जैसा कि अब देखिए हमने पहले देखा था कि हमने वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना देखा, उसके बाद हमने इन्वर्स से देखा। अब ये हमारे पास जो है वो थर्ड मेथड आ रहा है कि हम गॉस जॉर्डन जो है वो यूज़ करें। और यहाँ पर हमारे पास साइज़ पे क्या है कि किसी भी साइज़ के मैट्रिक्स का जो है वो हम उस पर गॉस जॉर्डन अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी बात है इन्वर्स लेना, अगर 4x4 का मैट्रिक्स या 5x5 का आ जाता है तो उसका इन्वर्स लेना मुश्किल है, लेकिन गॉस जॉर्डन वाले मेथड से हम जो है वो इजीली उसको सोल्व कर सकेंगे। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। एक तो हम जो है वो किसी भी दो रोज़ को, पहला ऑपरेशन हमें क्या बताता है कि इंटरचेंज एनी टू इक्वेशंस। एनी टू इक्वेशंस का क्या मतलब है कि हम किसी भी दो जो है वो इक्वेशंस हमारे पास हैं उनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं। रिप्लेस एनी इक्वेशन बाय अ नॉन ज़ीरो मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हम किसी भी इक्वेशन को उसके नॉन ज़ीरो मल्टीपल से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो रिप्लेस एन इक्वेशन बाय द सम ऑफ डेट इक्वेशन एंड द कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एनी अदर इक्वेशन। अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमें ये भी रूल इस गॉस जॉर्डन टेक्निक का जो है ये भी रूल है कि हम किसी भी इक्वेशन को उस इक्वेशन सम ऑफ डेट इक्वेशन उस इक्वेशन का सम किसी और इक्वेशन के साथ अदर इक्वेशन के साथ उसको जो दूसरी इक्वेशन है उसको किसी चीज़ के साथ किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन के साथ अगर उसका सम ले लें तो हम उस इक्वेशन को जो ओरिजिनल इक्वेशन थी जिसका हम सम ले रहे हैं किसी भी और इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके उसके साथ, तो वो उसकी जगह जो है वो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसको एग्जांपल से देखेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हमने एक सिस्टम कंसीडर कर लिया है लीनियर इक्वेशंस का और इसमें हमारे पास 3 हमने लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर ली हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमने क्या काम करना है। फर्स्टली सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा कि फर्स्ट वी ट्रांसफर दिस सिस्टम इनटू एन इक्विवेलेंट सिस्टम इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फर्स्ट इक्वेशन इज़ 1। पहले तो हम ये चाहेंगे कि जो भी हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ले रहे हैं इसमें जो फर्स्ट वाली हमारे पास इक्वेशन है ये, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है
अगर हम इसे नेक्स्ट वाली को देखें तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है और ये हमारे पास जो है वो थर्ड इक्वेशन है। ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आ रही है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसमें हम जो है हमें ये चाहते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन आ रही है उसमें जो है वो x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 हो, ये हम चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये इस इक्वेशन में जो है वो x का कोफिशिएंट 1 हो जाए। हम अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि अभी हमने रूल पढ़े गॉस जॉर्डन के कि हम किसी भी इक्वेशन को एक नॉन ज़ीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली हमारे पास जो है वो क्या इक्वेशन आ जाएगी। सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में चेंज आ रहा है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन वैसे की वैसी है। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओरिजिनल हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस अब 2x प्लस 4y प्लस 6z और इक्वल टू था हमारे पास 22। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो हम देख लेते हैं 1/1 की ये हमारे पास टर्म्स जो है वो क्या बनी। पहले तो हमने 2x को जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई किया और 2 और 1/2 तो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया x। अब नेक्स्ट जो है वो हमने किसको नेक्स्ट जो हम 4y को इसको भी हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बच गया 2y, क्योंकि 4 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से तो बाकी हमारे पास सिर्फ 2 बच जाएगा, तो ये 2y आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट वाली में हमारे पास क्या हो रहा है कि 6z है, इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 3z आ जाएगा। और 22 को हमने अब करना है मल्टीप्लाई 1/2 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 11। बाकी दोनों की दोनों इक्वेशन एज इट रही, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में हमने चेंज किया कि उसमें हम जो है वो x का कोफिशिएंट 1 बना लें। उसके बाद अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट वी एलिमिनेट द वेरिएबल x फ्रॉम ऑल इक्वेशन एक्सेप्ट द फर्स्ट। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमने x का वेरिएबल 1 बनाया वो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, उसके अलावा बाकी दोनों इक्वेशंस में से हमने जो है वो x जो वेरिएबल है उसको हमने एलिमिनेट करना है। कोई ना कोई उस पर कोई ना कोई उस पर ऑपरेशंस करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम किसी भी इक्वेशन को रिप्लेस कर सकते हैं, उसका सम अगर किसी और इक्वेशन के को कांस्टेंट मल्टीपल करके उसके साथ अगर हम लें तो हम उसको उसी इक्वेशन को उसके सम से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ गौर से समझनी है कि यहाँ हमारे पास है x और यहाँ है 3x। हम चाहते हैं कि सेकंड वाली इक्वेशन में से x वाली टर्म जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इक्वेशन 1 जो है ये वाली हमारे पास, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, -3 से मल्टीप्लाई करें एक्चुअली, अगर हम इसको -3 से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को हमने कहा है कि ये हमारी 1 वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर हम 1 से -3 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसको हम जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट वाली टर्म है वो इल्यूमिनेट हो जाएगी। मीन्स इस वाली इक्वेशन को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें ना तो ये हमारे पास 3x प्लस 6y प्लस बल्कि वो -3 से मल्टीप्लाई करें हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -3x माइनस 6y और -9z इज़ इक्वल टू -33, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये जब सेकेंड वाली इक्वेशन में ऐड होगा तो -3x और +3x जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आ जाएगा 0। ठीक है, हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई थी, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इधर हमारे पास इसको हमने मल्टीप्लाई किया था -3 से और जिसमें ऐड कर रहे हैं उस इक्वेशन में चेंजेस आनी थी। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन जो थी हम हमारे पास ये गिवन है, ये हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन थी और इस वाली इक्वेशन को हम -3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो जब इसको हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो हमारे पास आ जाएगा -3x, ठीक है, फिर हमारे पास हो जाएगा -6y -9z आ जाएगा और इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास -33 आ जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन को हमें ऐड करना है इसमें, और जो इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आएगा
उसको हमने लिखना है इधर सेकंड वाली इक्वेशन की जगह पे। इसको अब ऐड कर लेते हैं। पहले एक्स वाली टर्म देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्स क्या है, 3x है, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो हम अगर देखें कि 3x माइनस 3x जो है ये हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इसलिए एक्स वाली टर्म जो है वो नहीं आई हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है ये हमारे पास -6y है, और इधर हमारे पास क्या आ रहा है 8y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 8y माइनस 6y, तो ये हमारा आ जाएगा 2y। तो अब ये हमारे पास आ गया है। यहाँ पर y वाली टर्म जो है वो क्या आ रही है 2y। अब नेक्स्ट z वाली टर्म को देख लें। z वाली हमारे पास यहाँ पर क्या है -9, और इधर क्या है +5। ठीक है, तो बड़ी हमारे पास जो वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -4। ठीक है, अब हम जो है इधर हमारे पास है -33 और इधर है 27। तो 33 में से अगर हम 27 ऐड कर दें तो हमारे पास बाकी जो है वो बच जाएगा -6 बच जाएगा, क्योंकि 33 जो है ये बड़ी वैल्यू है, इसके साथ नेगेटिव है, तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव -6 आ गया। ठीक है, ये तो हमने कर लिया, और ये पूरी इक्वेशन जो है ये हमने सेकंड की प्लेस पे रिप्लेस कर दिया। अब हम चाहते हैं कि थर्ड वाली इक्वेशन जो है उसमें से भी एक्स वाला जो वेरिएबल आ रहा है इसको इल्यूमिनेट कर दें। तो थर्ड वाली इक्वेशन में एक्स वाले वेरिएबल के जो है वो आ रहा है -1, मतलब कोफिशिएंट हमारे पास -1 आ रहा है। यहाँ पर जो है वो एक्स का कोफिशिएंट -1 आ रहा है। तो इसको हमने इस इक्वेशन के साथ ही ऑपरेशन को करना है, ऐड करना है, ताकि ये जो है हमारे पास क्या बन जाए, एक्स वाला कोफिशिएंट जो है वो इल्यूमिनेट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो अगर हम बस सिर्फ इनका सम कर लें, इन दोनों इक्वेशंस का, मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन का, और अगर हम थर्ड वाली इक्वेशन का सम कर लें तो x माइनस एक्स जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x वाली टर्म जो है वो इल्यूमिनेट हो जाएगी। इसको हमें किसी से भी जो है वो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बस हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का सम लेंगे। इसको देख लेते हैं कि इनका सम लेके हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। पहले तो हमारे पास क्या हुआ, इधर हमारे पास x था, इसका सम इसी पूरी इक्वेशन का हम सम ले रहे हैं ये थर्ड वाली इक्वेशन के साथ। तो फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास x थी, इधर -x थी, तो ये हमारे पास जो है 0x आ गया, उसको हमने लिखा नहीं। ठीक है, अब सेकंड टर्म जो है वो क्या है, इधर हमारे पास y है, और इधर हमारे पास क्या है 2y। तो y + 2y हमारे पास 3y आ जाएगा। अब z वाली देख लेते हैं, 3z + 2z, ये हमारे पास 5z हो गया, और ये 2 है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या बन रहा है 11 है। तो 2 + 11 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा 13। तो इट मीन्स थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब इससे आगे हमने क्या करना है, हमने क्या किया कि फर्स्ट वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट 1 बनाया अभी तक जो हमने किया, और बाकी जो दोनों इक्वेशन थी उसमें से हमने जो है वो एक्स को जो है वो इल्यूमिनेट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा ये काम है कि हम सेकंड इक्वेशन जो है हमारे पास, उसमें जो सेकंड वेरिएबल है हमारे पास y, इसके कोफिशिएंट को जो है वो 1 बना लें। अब इसको भी 1 बनाने के लिए हमें 1/2 से पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्चुअली 2y है, तो 2y को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी हमारे पास y आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो ये -2z आ जाएगा हमारे पास। और इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, -6 आ रहा है, और -6 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो ये हमारे पास -3 जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गया y - 2z = -3। अब हमने क्या करना है कि उसके अलावा जो हमारे पास y जो है वो हमारे पास ये इक्वेशन तो आ गई है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम y को जो है वो इल्यूमिनेट करें। नाउ वी इल्यूमिनेट फ्रॉम ऑल इक्वेशन एक्सेप्ट द सेकंड। जिस इक्वेशन में हमने उसका कोफिशिएंट 1 किया था उसको छोड़ के बाकी दोनों की दोनों इक्वेशंस में से हम चाहते हैं कि ये जो y वाली टर्म्स हैं ये इल्यूमिनेट हो जाए। ठीक है, अब इसके लिए हमें फिर कोई ना कोई ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट वाली इक्वेशन में से y वाली टर्म जो है वो हम इल्यूमिनेट कर लें सेकंड वाली को यूज़ करके। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम ये हमारे पास जो सेकंड वाली इक्वेशन है ये पूरी की पूरी इक्वेशन, इसमें हमारे पास जो y का कोफिशिएंट है वो 1 है, और जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें हमारे पास y का कोफिशिएंट है 2।
तो हम चाहते हैं कि किसी तरह हम ऊपर वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में से y को एलिमिनेट कर दें। तो इट मीन्स कि हमें इसको जो है वो फर्स्ट वाली इक्वेशन को इसको -2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये -2y और +2y जो है ये हमें इक्वल टू 0 आंसर दे देगा। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमने क्या ऑपरेशन यहाँ पर यूज़ करना है कि हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकंड वाली इक्वेशन जिसमें हमने y का वेरिएबल वो कोफिशिएंट 1 किया है उसको -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर ऐड किस में कर रहे हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है वो हम देख लेते हैं। जब हम जो है सेकंड वाली इक्वेशन हमारे पास जो है इसको हमने क्या किया कि -2 से मल्टीप्लाई किया और इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फर्स्ट वाली इक्वेशन इन एक्चुअल हमारे पास ये थी x प्लस 2y प्लस और हमारे पास क्या थी +2y। उसके बाद हमारे पास आगे इसकी क्या वैल्यू थी +3z +2y +3z इज इक्वल टू 11। ये वैल्यू थी हमारे पास इसकी फर्स्ट वाली इक्वेशन की। हमारे पास वैल्यू थी x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 11। इसको अब हमने रिप्लेस करना है कि सेकेंड इक्वेशन को हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर इस वाली इक्वेशन में ऐड कर रहे हैं। तो जो वैल्यू आ रही है वो हमने इधर लिख दी है। इसको हम चेक भी कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2y और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा +4z और दूसरी साइड पे ये भी हमारे पास जो है वो प्लस हो जाएगा +6। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है तो ये तो टर्म्स जो है ये तो हो गई कैंसल आउट। x एज इट आ गया क्योंकि x तो है ही नहीं सेकेंड इक्वेशन में। अब 4z और 3z को ऐड करें तो हमारे पास आ रहा है 7z और 6 और 11 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 17। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट वाली इक्वेशन जिसमें से हमने y को एल्यूमिनेट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जो थर्ड वाली इक्वेशन है इसमें से भी y को जो है वो हम एल्यूमिनेट कर लें। तो इसके लिए हमें क्या ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली जो है यहाँ पर हमारे पास y है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट जो है वो 3y है। तो हम y को जो है वो सेकंड वाली यूज़ करके एल्यूमिनेट करना चाह रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमें इस इक्वेशन को -3 से जो है वो मल्टीप्लाई करके और थर्ड वाली में जो है वो फिर ऐड करना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास यहाँ से जो है वो y एल्यूमिनेट हो जाएगा। तो इसको हम जो है वो देख लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास y जो है वो कैसे एल्यूमिनेट हो रहा है। अब हमने क्या ऑपरेशन हमने क्या अप्लाई किया, हमने कहा कि हम इसको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से और फिर हम इसको जो है वो जो थर्ड वाली इक्वेशन हमारे पास आ रही है जो कि थर्ड वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है 3y प्लस 5z इज़ इक्वल टू 30। इसमें हमारे पास चेंजेस आनी है। मैं वो इक्वेशन एक दफ़ा लिख लेती हूँ। 3y प्लस 5z इज़ इक्वल टू 13। ये हमारे पास थर्ड वाली इक्वेशन थी और हमने क्या किया कि सेकंड इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी 3y -3y प्लस 6z और इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा 9। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें करना है ऐड। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी। बाकी 6y प्लस 6z प्लस 5z जो है ये 11z बना देगा और 13 में जब हम 9 ऐड कर रहे हैं 13 में अगर हम 9 ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 22। तो फाइनली हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो है वो ये बन गई 11z इज़ इक्वल टू 22। अब यहाँ से हम जो है वो इजीली z की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं अगर हम जो है 1/11 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या बनेगा 11z है हमारे पास और ये इक्वल टू है किसके 22 के। इसको हमने दोनों साइड्स को 1/11 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये तो 11 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2। तो z की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई है, फाइनली z की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। अब ये जो हमारे पास z की वैल्यू आई है इसको इस सेकेंड वाली इक्वेशन में हमें जो है वो पुट करना है और हमें y की वैल्यू जो है वो फाइंड करना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह हम चाहते हैं कि z की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। तो द फर्स्ट इक्वेशन बाय द -x। अच्छा एक्चुअली
यहाँ से z की वैल्यू आने के बाद जो है नाउ एलिमिनेट, वही अगर दोबारा प्रोसेस, एक तो हमारे पास ये है कि हम इसको बैकवर्ड जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम गास जॉर्डन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास ये होगा कि हमने ये और कोई ना कोई ऑपरेशन ही करना है। तो इसमें हमारे पास जो अगला स्टेप है वो यही है, जैसे हमने y के लिए किया था, तो हमने उसके बाद जो है वो हमने y का कोफिशिएंट 1 बनाया था। ऐसे यहाँ पर z का कोफिशिएंट हमारे पास 1 आ गया और z की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है यहाँ से। अब हम इसको यूज़ करके z वाली इक्वेशन को, पहली दोनों इक्वेशंस में से z को इल्यूमिनेट करना चाह रहे हैं, अगेन उसी प्रोसेस के तहत। अब यहाँ पर अगर हम इसको -7 से मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट वाली इक्वेशन में ऐड कर दें, इसको अगर हम -7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, -7z इज इक्वल टू -14। और इसको हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में जब ऐड करना है तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और ये 17 - 14 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यूज़ करके सेकंड वाली इक्वेशन में से z को जो है वो एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो सेकंड वाली इक्वेशन से z को एलिमिनेट करने के लिए हमें जो है वो थर्ड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर इसको जो है वो सेकंड वाली इक्वेशन से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2z इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको हम सेकंड वाली इक्वेशन में जब ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स, और बाकी हमारे पास बच जाएगा y इज इक्वल टू अब -3 + 2। तो -3 + 2 जो है वो हमारे पास आ जाता है -1। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी -1। तो फाइनली जो है वो हमें एलिमिनेट करते करते पहले हमारे पास जो है वो तीनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन अब बन गया है, सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का जो हमारे पास सॉल्यूशन बन गया है वो क्या है कि x की वैल्यू 3 आ गई है हमारे पास, y की 1, और z की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 आ गई है। ये हमने इस सिस्टम का जो है वो सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। इसको सॉल्यूशन को हम जो है वो इस तरह में भी लिख सकते हैं कि हम इसको जो है वो एक्सप्रेस कर लें। हम कह दें कि कैपिटल x की फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारे पास जो वो सॉल्यूशन है x इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके होगा, यहाँ पर x, y एंड z, और यहाँ पर हम तीनों की जो है वो वैल्यूज़ बता देंगे कि वो क्या है। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू जो है ये वैल्यू हमारे पास 3 आई है, तो ये 3, y की 1 है, 3, 1 एंड 2। तो ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन आ गया इस सिस्टम का। अब अभी तो हमने इक्वेशंस की हेल्प से जो है वो देखा कि हम इक्वेशंस की हेल्प से कैसे हम जो है वो सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके पार्ट में जो है हम इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम जो है वो सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और उसमें और इस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या फ़र्क है, क्या हम अगर मैट्रिसेस से फाइंड करते हैं या इस सिस्टम से सॉल्व करते हैं तो दोनों से हमारे पास सॉल्यूशन सेम आता है। और एक तो ये चीज़ हम यूनिकनेस यहाँ से चेक हो जाएगी कि सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं, और दूसरा हमारे पास हम ये देख लेंगे कि मैट्रिसेस की फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करके करते हैं तो उस फॉर्म में हमें कौन से ऑपरेशंस यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे इस मेथड में हमने जो ऑपरेशंस डिस्कस किए थे वो हमने क्या कहा था कि एक तो किसी भी इक्वेशन को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर किसी दूसरी इक्वेशन में ऐड करके रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब मैट्रिसेस में इन ऑपरेशंस को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे वो भी इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।